भयानक गर्मी पड़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भयंकर गर्मी की चपेट में आने से 500 से ज्यादा लोगों की मौत है, इस तरह की खबर बताई जा रही है। इसके अलावा हीट वेव की हालत को लेकर हेल्थ मिनिस्टर ने बाकायदा एक रिव्यू मीटिंग की है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि हीट वेव के मरीजों को प्राथमिकता से अस्पताल में इलाज दिया जाए। आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अस्पतालों को एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने हीट वेव वाले मरीजों को प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में गर्मी से हो रही मौतों के बारे में डॉक्टर क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। 22 मरीज आए हैं टोटल, जिसमें 5 मरीज़ों की मौत भी हो गई है सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक की वजह से। एंड जो बाकी पेशेंट्स हैं उसमें करीबन 12-13 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं, अभी भी क्रिटिकल हैं। आरएमएल हॉस्पिटल में कल 11 पेशेंट्स आए थे हीट स्ट्रोक के। उसमें एक दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक महिला आई थी जो कि अबाउट 82 इयर्स की पेशेंट थी वो, और वो बहुत शॉक्ड कंडीशन में थी और गैस्पिंग थी, यानी बिल्कुल लिटरली जैसे क्रिटिकल लास्ट स्टेजेस है पेशेंट के, इस कंडीशन में वो आई थी। हीट है और काफ़ी सारे पेशेंट्स हीट इंजरीज़ को लेके, हीट स्ट्रोक को लेके लोकनायक में आते हैं। हमारे पास अभी 9 पेशेंट एडमिट हैं। 9 पेशेंट्स आर एडमिटेड इन LNJP, जिसमें से 5 पेशेंट थे वेंटिलेटर पे, एक अभी वेंटिलेटर से आज बाहर निकल गया। तो आज 4 पेशेंट अभी भी वेंटिलेटर पर हैं क्योंकि वो बहुत सिक हैं, बहुत क्रिटिकल हैं, और कुछ पेशेंट्स को तो मल्टी ऑर्गन फेलियर भी है। वहीं उत्तर प्रदेश में हीट वेव से होने वाली मौतों को देखते हुए सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को योगी सरकार फौरी राहत के तौर पर 4 लाख रुपए का मुआवजा देगी। लोगों की सहायता के लिए कॉल सेंटर और हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हीट को, लू लहर को राज्य आपदा के रूप में घोषित किया गया है, और जो भी आपदाएं अधिसूचित होती हैं या तो भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, जैसे कि लू प्रकोप घोषित है प्रदेश सरकार द्वारा, तो उस स्थिति में अगर किसी कोई जनहानि होती है तो परिजन को रुपए 4 लाख की सहायता, अहेतुक सहायता प्रदान की जाती है। इसको प्राप्त करने के लिए एक तो सबसे आवश्यक चीज ये है कि मृत्यु के कारण का असर्टेन किया जाना सक्षम प्राधिकारी द्वारा, वो उनके द्वारा प्रमाणित हो कि मृत्यु हीट वेव के कारण हुई है। तो गर्मी पर अभी ताजा स्थिति क्या है, ये जानने के लिए अब सीधा चलते हैं असीम मनचंदा के पास। तो असीम बताएं, 55 साल का रिकॉर्ड गर्मी ने तोड़ दिया है, लोगों की जान जा रही है, किस तरह से सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है? जो गर्मी है वो लगातार नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में इस वक्त गर्मी का कहर है। जो मौसम विभाग है उसने करीबन 10 राज्यों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, और पिछले 3 दिनों से गर्मी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। अगर मैं स्पेसिफिकली दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में न्यूनतम तापमान 35.2 डिग्री रहा, यानी कि ये पिछले 60 सालों का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है। अब तक की सबसे गर्म रात थी, जबकि तापमान बिल्कुल भी कम होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा, और यही वजह है कि जो मरीज है उनका अस्पताल में पहुंचना ऑलरेडी जारी हो चुका है। हालांकि आज से थोड़ी सी गर्मी से आपको राहत मिलने की शुरुआत हो जाएगी। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जिससे कि जो पंजाब और हरियाणा उसके अंदर बारिश होगी। दूसरी तरफ मानसून ने भी अपनी शुरुआत काफी तेजी से भी कर दी है, तो 30 जून तक मानसून के दिल्ली पहुंचने के आसार है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गर्मी और कम हो जाएगी और लोगों को राहत इससे मिलेगी। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से असीम बता रहे थे कि जून के महीने में दिल्ली में न्यूनतम तापमान का 55 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि 1969 से आज तक का जून के महीने का सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान है। कहने का मतलब यह है कि राजधानी में न्यूनतम तापमान भी 55 साल में सबसे गर्म रहा। तो गर्मी से आम जनता कितनी परेशान है, आइए आपको सुनाते हैं। ह्यूमिडिटी है, गर्मी ज़्यादा है, जिसके चलते अपना प्रिकॉशन लेना पड़ रहा है। काफ़ी मतलब ह्यूमिडिटी है और
लू चल रहा है, लू के दौरान मतलब दिक्कत ना हो, इसलिए ये शिकंजी का तो ये थोड़ा सा ये राहत है, पीने के लिए थोड़ा अंदर तरल पदार्थ हो इसके लिए पी रहे हैं। दिक्कत तो सर बहुत है अभी, क्योंकि गर्मी इतना ना ज़्यादा हो ही गया कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो ढक के चलना तो ज़रूरी ही है। ये धूप तो ही रहा है सुबह ही 5 बजे, क्योंकि इतना ना गर्मी है कि सबसे ज़्यादा हार्ड गर्मी है इस साल की, तो इतनी तो गर्मी कभी देखा ही नहीं था। कई लोग बाइक पे चलते चलते बेहोश हो जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, गिर जाते हैं, क्योंकि इतना ना हार्ड ही गर्मी है कि कहीं भी गिर सकते हैं। हाँ, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। कॉलेज से आते हैं जाते हैं रोज़ गर्मी में, तो नहीं हो पाता हैंडल, और जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो कुछ कर भी नहीं सकते हम। तो इस भीषण गर्मी के बीच राजधानी में पानी का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। करीब 15 दिन से दिल्ली में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आलम यह है कि एनडीएमसी के तहत आने वाले दिल्ली के वीआईपी इलाकों में भी अब पानी आना बंद हो गया है। बड़े अधिकारियों के सरकारी आवासों के आसपास टैंकर लगे हैं। यहां तक की स्थिति अब इतनी चिंताजनक हो गई है कि अस्पतालों में भी पानी की कमी होने लगी है। गीता कॉलोनी, ओखला, वसंत विहार, चाणक्यपुरी, खिचड़ीपुर, लगभग हर जगह की तस्वीरें एक जैसी हैं। तो ज्यादा पानी भरने की होड़ में लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट हमारी सहयोगी रीमा की। ये उस विकसित भारत की तस्वीर है जो चांद पर पहुंचने का दावा करता है, लेकिन जमीन की सच्चाई ये है कि बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। और आलम यह है कि सुबह सुबह सैकड़ों की तादाद में जब यहाँ पे टैंकर पहुंचे तो ऐसे ही कतारबद्ध होकर पानी, वो भी पीने का पानी लेते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये किसी दूर दराज इलाके की तस्वीर नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की वो तस्वीर है जहाँ पे दावे तो ये किए जाते हैं कि हम खूब विकास कर चुके हैं, हमने तो यहाँ पे चमचमाती हुई सड़कें बना दी है, यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जो बुनियादी सुविधाओं में एक है पीने का पानी, उसके लिए लोग कैसे तरस रहे हैं उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, जब तक हम बात करें कैसे यहाँ पे आपस में थोड़ी कहा सुनी की भी नौबत आ जा रही है, क्योंकि सबको है कि ये पीने का पानी हम कैसे भी ले लें। अगर ये पानी इस वक्त ये नहीं ले पाए तो फिर इन्हें 24 घंटे का यानी कल सुबह तक का इंतजार करना होगा, और इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इन्हें पानी मिल ही जाना। सुबह में इसी तरीके से लोग ऐसे इकट्ठा होते हैं, सुबह में रोज यहाँ पे ऐसे ही होते हैं। जब से केजरीवाल सरकार की जो पानी गई है पानी टंकी, तब से ये हालत है। टंकी की माफिया इतनी बंद कर दी है, टंकी बिल्कुल बंद कर दी है। इधर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और निवेदन किया है कि दिल्ली के लोगों को जल्द से जल्द पानी दिलवाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता तो फिर 21 तारीख से उन्हें मजबूरन सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा। अगर दिल्ली में 28 लाख से ज्यादा लोग इस तरह बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहे तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा, और मैं 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता। तो पानी के संकट से दिल्ली वाले परेशान हैं, लेकिन दिल्ली में जल संकट को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और आज भी बीजेपी के नेताओं ने जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अगर आतिशी को सत्याग्रह करना है तो वो अपनी सरकार के खिलाफ करे। आतिशी नौटंकीबाज या इस तरह के ड्रामे बाज में मतलब आम आदमी पार्टी के सारे नेता परफेक्ट हैं। सिर्फ अपनी चोरी, कालाबाजारी और पानी का गोरख धंधा ये है। आतिशी को अगर सत्याग्रह करना है तो अपनी पार्टी के खिलाफ करे, जिसने जल बोर्ड को लूट का अड्डा बना दिया। 73,000 करोड़ का हिसाब दे आतिशी, मार लेना कि पिछले 10 सालों में 600 करोड़ के फायदे वाला जल बोर्ड 73,000 करोड़ के घाटे पे कैसे आ गया, उसका जवाब दे दें। गर्मी और पानी के बीच की परेशानी तो बनी हुई है, साथ ही साथ अब किचन में भी महंगाई का शौक लग रहा है। आलू, प्याज और टमाटर लगातार महंगे हो रहे हैं। पिछले 1 महीने में इनकी कीमतें 20% से ज्यादा बढ़ी हैं। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। असीम, बताएं कितना उछाल कीमतों में दर्ज किया गया है।
हर घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाले आलू, टमाटर, प्याज की कीमतें अब आम आदमी को परेशान करने लगी हैं। इनकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले एक महीने में इनकी कीमतों में 20% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सबसे पहले मैं टमाटर की बात करूँ तो टमाटर की कीमतें एक महीने में 36% से ज़्यादा बढ़ी हैं। कोलकाता में टमाटर 100 रुपये प्रति किलो के पार पहुँच गया है। खासतौर पर की हीट वेव ने टमाटर की फसल के ऊपर असर डाला। इसकी कीमतें आगे भी बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ आलू, जो कि हर सब्जी के साथ इस्तेमाल होता है, उसकी कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। औसतन आलू 32 रुपए से लेकर के 40 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। इस बार आलू का उत्पादन भी कम देखने को मिला है। प्याज की अगर मैं बात करूं तो प्याज की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने के अंदर कीमतें 20% तक बढ़ी हैं। तो आने वाले दिनों में जैसे ही मॉनसून शुरू होगा और इनकी सप्लाई में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और इनकी कीमतें आगे और भी बढ़ सकती है, जिससे कि आम आदमी के किचन का बजट बिगड़ सकता है। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। 22 जून को जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। फर्टिलाइजर को जीएसटी से बाहर करने पर फैसला किया जा सकता है। इसके अलावा एप्पल कार्टन, सोलर कुकर और एयरक्राफ्ट पार्ट सस्ते हो सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन गेमिंग जैसे सेक्टर में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के निपटारे पर भी चर्चा हो सकती है। डिटेल्स के लिए अब सीधा जुड़ते हैं आलोक से। तो आलोक, बताएं जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। उसमें मुख्य फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबारियों का कंप्लायंस किस तरह से आसान हो सके, इस पर फोकस रह सकता है। इसके अलावा कुछ दरों में बदलाव किए जा सकते हैं और कुछ पर क्लैरिफिकेशन आ सकता है। तो अगर हम बात करें दरों के बदलाव की, तो सबसे पहले एप्पल कार्टन की जो पैकेजिंग होती है उस पर जो जीएसटी दर है 18% से घटाकर 12% किया जा सकता है। उसी तरह से सोलर कुकर पर 18% से जीएसटी घटाकर 5% किया जा सकता है। एयरक्राफ्ट पार्ट पर भी जीएसटी घटाकर 5% किया जा सकता है। इसके अलावा जो टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं, खासतौर से जो बीड़ी, सिगरेट और स्मोकलेस टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं, उस पर एक क्लैरिफिकेशन आ सकती है कि अभी जो 28% प्लस सेस उस पर लगता है, अगर ये सेस का रिजीम खत्म होता है तो आखिरकार इसको किस तरह से जीएसटी में इसको ट्रीट किया जाएगा, तो इसको लेकर एक क्लैरिफिकेशन आ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कारोबारी आसानी की बात कर रहे थे, उसमें सबसे जो बड़ा कारोबारी आसानी हो सकता है वो हो सकता है कि जीएसटी रिटर्न्स को अमेंडमेंट करने की फैसिलिटी इसमें दी जा सकती है। इसमें जीएसटीआर 1A को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसके जरिए आप अपने जीएसटीआर 3B को अमेंड कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए जो जानकारी पहले जीएसटीआर 1 में आप दे चुके हैं, उसी के आधार पर इसको बदलाव किया जा सकेगा। इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनियों के लिए एक टीडीएस को लेकर राहत मिल सकती है। जो अभी 1% टीडीएस कटता है, उसकी जगह पर आधा % टीडीएस काटने का फैसला हो सकता है। इसके अलावा जो नए रजिस्ट्रेशन के लिए जो पैन इंडिया वेरिफिकेशन की बात है, उसको बायोमेट्रिक आधार पर लागू करने का ऐलान हो सकता है। और सबसे बड़ी बात की जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है, खासतौर से जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां या इंश्योरेंस सेक्टर में है, उसको लेकर इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा हो सकती है कि आखिरकार जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मसला है, इस पर किस तरह से आगे बढ़ा जाए, इसका क्या समाधान हो सकता है, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। हालांकि जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का रेट है 28%, उसको फिलहाल अभी रिव्यू करने को लेकर इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोई चर्चा होने की उम्मीद नहीं है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। बजट की तैयारियां शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्री सभी स्टेक होल्डर्स से मिलकर सुझाव ले रही है। मिडिल क्लास को क्या मिलेगा इस बजट से और उन्हें कितनी इसकी जरूरत है, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में जोश दिखाई दिया। निफ्टी बैंक नए शिखर पर बंद हुए। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग रही। सेंसेक्स 36 अंक, निफ्टी 42 अंक गिरकर बंद हुआ। वहीं इंट्राडे में सेंसेक्स ने 70,851 और निफ्टी ने 23,664 का स्तर छुआ। बैंकिंग, आईटी शेयरों में ज्यादा खरीदारी हुई। वहीं तेल, गैस, एनर्जी, ऑटो शेयरों में बिकवाली रही। पाइपर सेरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल का कहना है कि एग्री, रूरल और इंश्योरेंस स्पेस में आगे एक्शन देखने को मिलेगा। बजट में एग्री पर ज्यादा फोकस दिख सकता है। जिस तरह से सरकार को शिवराज जी जैसे उनको एग्री मिनिस्टर बनाया गया, मुझे लगता है कि ये जो सेगमेंट है इसमें 2-3 चीजें बहुत जिनको फायदा मिलेगा। 22 जून को जीएसटी कमेटी की मीटिंग है, तो मुझे लगता है जो 5% टैक्स है फर्टिलाइजर्स पे,
उसको या तो कम किया जाएगा या पूरा निकाल दिया जाएगा। तो एक जीएसटी रैशनलाइजेशन होगा इस पूरे सेगमेंट का। दूसरा जो सपोर्ट गवर्नमेंट दे सकती है फार्मर्स को इन फॉर्म ऑफ हेल्पिंग देम गेट बेटर प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्ट्स, वो हमें बजट में दिखेगा। क्रॉप प्रोटेक्शन इंश्योरेंस की एक स्कीम थी जो फिर धीरे धीरे चली गई, अब उसके क्रॉप प्रोटेक्शन की कोई बात नहीं करता क्योंकि वो अनवायबल था एकदम इंश्योरेंस एजेंसीज के लिए। तो मुझे लगता है थोड़ा सॉफ्ट मिलेंगे इंश्योरेंस एजेंसीज को कि जो फार्मर की क्रॉप प्रोटेक्शन क्रॉप इंश्योरेंस की पॉलिसीज वो जनरेट करें प्रॉफिटेबली। तो एक मुझे लगता है कि वो एक आएगा जहां पे एक कन्वर्जेंस होगा इंश्योरेंस सेक्टर के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि एक बड़ी खबर ये आ रही है कि कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और सुबह से ही सीएनबीसी आवाज आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी ये दे रहा था कि महाराष्ट्र के वधावन पोर्ट को मंजूरी दी जा सकती है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर हम पहले बता रहे थे, लेकिन अब इस पर मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। ज्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी बताएं, क्या है आपके पास जानकारी, कैबिनेट में क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं? जी बिल्कुल, आपसे कुछ ही देर पहले कैबिनेट की बैठक खत्म हुई और जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र में वधावन पोर्ट को मंजूरी मिल गई है। ये पोर्ट काफी महत्वपूर्ण पोर्ट माना जा रहा है। ये बनने के बाद दुनिया के 10 सबसे बड़े पोर्ट में शामिल हो जाएगा। इस पर 76,000 करोड़ रुपए के करीब इस पे खर्च किए जाएंगे इसको बनाने में। ये महाराष्ट्र के दहानू के नजदीक एक इलाका है वधावन, वहां पे पोर्ट बनाया जाएगा। इसकी खासियत ये होगी काफी डीप वाटर पोर्ट होगा, यानी वहां पे गहराई काफी ज्यादा होगी ताकि बड़े बड़े शिप जो है वो आकर वहां पे उतर सकेंगे। और ये महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड का इससे 26% हिस्सेदारी होगी और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी की 74% हिस्सेदारी होगी। इन दोनों को ज्वाइंट वेंचर से जो है ये पोर्ट बनाया जाएगा और इसकी सालाना क्षमता 254 मिलियन टन होगी। तो इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक बता रहा हूँ मैं। हालांकि औपचारिक जानकारी अब से कुछ ही देर पहले जो है सो वो कुछ ही देर बाद आईएनबी मिनिस्टर के द्वारा दी जा सकती है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस जानकारी के लिए। और आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद आईएनबी मिनिस्टर कैबिनेट के डिसीजन पर ब्रीफिंग करेंगे और उस पर क्या कुछ निकल कर आता है वो डिटेल्स भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। एचडीएफसी बैंक में $3.5 अरब की खरीदारी आ सकती है। दरअसल हालात बन रहे हैं कि एमएससीआई में बैंक का वेटेज बढ़ जाए। क्या है पूरी डिटेल्स, बता रहे हैं मेरे सहयोगी यतिन मोता। बिल्कुल, और देखिए पिछले हफ्ते भी हमने कहा था कि एमएससीआई की जो प्रोबेबिलिटी है बैंक का वेट बढ़ाने पे उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने को देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं इन्होंने अपना हिस्सा बढ़ाया है मई के महीने में। और जो फैक्ट शीट आप देखेंगे वहाँ क्लियरली दिखेगा कि क्वांट म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी के जो बैंक के शेयर होल्डर्स हैं डोमेस्टिक साइड पे उन्होंने ऐड किए हैं शेयर, जिसका मतलब एफआई का हिस्सा कम हुआ होगा। लास्ट क्वार्टर वो ट्रिगर नहीं हो पाया, लेकिन इस क्वार्टर में जो लोग हैं वो होपफुल हैं क्योंकि डोमेस्टिक्स ने बढ़ाया है। एफआई की बिकवाली के चलते ये एमएससीआई का ट्रिगर आता हुआ नज़र पड़ेगा। अच्छा, ये एमएससीआई का ट्रिगर आएगा तो ऑब्वियसली अगर हम बाइंग की बात करें तो यूबीएस का मानना यह है कि 3 से $3.5 बिलियन से ऊपर की यहाँ बाइंग आपको आती हुई नज़र पड़ेगी। और वीरू भी एक डेटा शेयर कर रहे थे जहाँ एफआईज ने लगभग 20,000 करोड़ का माल खरीदा है पिछले काफ़ी दिनों में। तो ऑब्वियसली क्योंकि अगर एफआई बाइंग है तो उनके फेवरेट स्टॉक्स में से एचडीएफसी बैंक भी एक स्टॉक है। तो मल्टीपल ट्रिगर्स हैं, डोमेस्टिक फंड बाइंग तो है ही, साथ में एमएससीआई का ट्रिगर आगे जाके शायद इस बैंक को और मोमेंटम दे डिमांड साइड से, जहां तक कि शेयर प्राइस का सवाल है। तो आज बाजार के फोकस में वोडाफोन रहा। वोडाफोन ने ब्लॉक डील के जरिए इंडस टावर में करीब 18% हिस्सेदारी बेच दी है। इस खबर पर डिटेल्स के साथ है यतिन मोता। तो यतिन ने बताएं कि इतनी बड़ी डील होने के बाद भी वोडाफोन में एक्शन क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए, जहाँ तक कि इंडस टावर की ब्लॉक डील का सवाल है, ऑब्वियसली हमको ये पता है कि वोडाफोन पीएलसी ने अपना हिस्सा बेचा है। लगभग 18% इक्विटी उन्होंने बेची है और लगभग 1.7 बिलियन यूरोस का ये प्रोसीड्स जो है वोडाफोन पीएलसी अपने कर्ज को चुकाने के लिए जो है वो यूज़ करेगा, बैंकों को रीपे करेगा। ऑब्वियसली इसके अंदर काफ़ी सारे इंडियन एसेट्स का प्लेज रखा हुआ था वोडाफोन पीएलसी ने, जो अब हट जाएगा रीपेमेंट करने के बाद। एक पॉजिटिव रीड थ्रू है ऑब्वियसली वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि ये सारा जो इंडस टावर और वोडाफोन पीएलसी, इनके रिलेटेड डेट
और जो ट्रांजैक्शन हुए जहां भारतीय एयरटेल ने भी पार्टिसिपेट किया, तो एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव है। हालांकि ये पूरे ट्रांजैक्शन में से वोडाफोन आइडिया को 1 रुपया नहीं मिलना है। ये पूरा का पूरा पैसा जो वोडाफोन पीएलसी जो प्रमोटर एंटिटी, एक वन ऑफ द प्रमोटर एंटिटी बिरला ग्रुप के साथ वोडाफोन जुड़ा हुआ है वोडाफोन आइडिया को लेके, तो इसको रिलेटेड है। तो ये जो लिस्टेड एंटिटी वोडाफोन आइडिया, इसको ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। हाँ, सेंटिमेंटली ज़रूर ये न्यूज़ पॉजिटिव है वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनीज के लिए, क्योंकि प्रमोटर उनके मजबूत बन रहे हैं। लेकिन हाँ, इसको ऐसे रीड करना चाहिए कि वोडाफोन पीएलसी के पास सारा पैसा जा रहा है, उनका डेट कम हो रहा है, वोडाफोन आइडिया को इसका कोई पर्टिकुलर लेना देना नहीं है। शुक्रिया यतिन इस पूरी जानकारी के लिए। कॉनकॉर के विनिवेश की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विनिवेश विभाग को रेल मंत्रालय से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। इस खबर पर एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी बताएं, क्या है पूरा अपडेट? बिल्कुल, पहले खबर ये आई, बता दूं कि एक तो वधावन पोर्ट को यहाँ पे मंजूरी मिली है, दूसरा खरीफ फसलों की एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी जिस कीमत पर सरकार खरीद सकती है उसको यहाँ पे बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जिसमें तुअर दाल में 550 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का में 124, कपास में 501 रुपए प्रति क्विंटल, सनफ्लावर सीड में 520 रुपए प्रति क्विंटल, मूंगफली पे 406 रुपए प्रति क्विंटल। इसी तरीके से धान की एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ये एमएसपी खरीफ फसलों की एमएसपी होगी और ये माना जा रहा है कि इसको बढ़ोतरी करने से किसानों की जो मांग होती थी कि उनको ज्यादा फायदा हो, ज्यादा बेहतर एमएसपी मिल सके, इसकी तरफ एक कदम बढ़ाया हुआ माना जा रहा है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो आपको कि वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का प्लान था, वहां पे जो है 2689 करोड़ रुपए निवेश के प्रस्ताव को यहाँ पे मंजूरी मिल गई है। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, वह ऑफशोर विंड एनर्जी। ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट में सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग करेगी, वहां पे ये ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को बढ़ावा देगी। इसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग को करीब 1000 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग करेगी, इसको यहाँ पे मंजूरी मिली है। बता दो कि तमिलनाडु और गुजरात में 2 बड़े प्रोजेक्ट ऑफशोर विंड एनर्जी की सरकार लगाना चाहती है, उसको भी यहाँ पे वायबिलिटी गैप फंडिंग को मंजूरी मिली है। शुक्रिया लक्ष्मण जी। ये बड़े फैसले जिस तरह से लक्ष्मण जी बता रहे थे कि धान पर एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है, महाराष्ट्र में वधावन पोर्ट को भी मंजूरी मिल गई है और भी कई सारे बड़े फैसले लिए गए हैं जिसके बारे में विस्तार से जानकारी हमें लक्ष्मण जी ने दी है। शुक्रिया लक्ष्मण जी, बहुत बहुत। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बिहार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। पीएम ने 1600 साल पुराने नालंदा की धरोहर का भी दौरा किया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पास ही नए परिसर का निर्माण हुआ है। नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस 1749 करोड़ रुपए की लागत से बना है। उद्घाटन के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और आसियान देशों के प्रतिनिधियों समेत 17 देशों के राजदूत भी इसमें शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि नालंदा केवल एक नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। अगर आप कमोडिटी बाजार में दिलचस्पी रखते हैं और उसमें कारोबार करना चाहते हैं तो सीएनबीसी आवाज आपके लिए लेकर आया है कमोडिटी गुरुकुल के नाम से एक अनोखी पहल। 22 जून को होने वाले इस लाइव वेबिनार में देश और दुनिया के कमोडिटी बाजार के लीडर्स आपको मार्केट की हर छोटी बड़ी बारीकियों को समझाएंगे, सिखाएंगे। बाजार के टेक्निकल्स के साथ बड़े ट्रेंड्स को पहचानने के तरीके भी इस वेबिनार में बताए जाएंगे। साथ में यह भी सिखाया जाएगा कि मोमेंटम इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उनके हिसाब से स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है, निवेश में कितना जोखिम शामिल है और उसे मैनेज कैसे करते हैं, आपको अपने पोर्टफोलियो में कमोडिटी को कितनी जगह देनी चाहिए। साथ ही एक्सपर्ट आपके हर सवाल का जवाब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ देंगे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ सीखने का अनोखा मौका आपको मिलेगा, तो इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बने और लॉग इन जरूर करें। डिटेल्स इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है।